अपन देख रहे थे डिजीज़, उसमें अपन ने प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ देखी मलेरिया, उसका मैंने एक लाइफ साइकिल वाला अलग से पढ़ा दिया। अब अपन अगली डिजीज़ देखेंगे अमीबाइसिस, ये भी प्रोटोजोआ से होती है। अमीबाइसिस, ठीक है। देखो जो प्रोटोजोआ फाइलम होता है उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इसके अलावा सीलिएटेड प्रोटोजोआ और इसके अलावा स्पोरोजोआ। तो जो अपन ने देखा था आपका मलेरिया पैरासाइट, वो होता है स्पोरोजोआ का, मतलब उसकी लाइफ साइकिल में कोई ना कोई फेज ऐसी होगी जिसमें स्पोर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जो जो मलेरिया होता है उसका जो पैरासाइट होता है उसकी इन्फेक्टेड स्टेज होती है स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स स्टेज होती है वो इन्फेक्टेड होती है, और ये किस क्लास का मेंबर है? प्रोटोजोआ के स्पोरोजोइड क्लास का मेंबर है। अगला देख रहे हैं अपन प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, जिस डिजीज का नाम है अमीबाइसिस। किससे होता है? एंट अमीबा, अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये कौन है? आपके प्रोटोजोआ का एनिमल है। प्रोटोजोआ का एक मेंबर है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जिससे आपके क्या होता है? अमीबाइसिस। अब अमीबाइसिस में होगा क्या? रीज़न क्या अमीबाइसिस का? अगर कंटिमिनेटेड वाटर का यूज़ किया, पॉल्यूटेंट वाटर का यूज़ किया है, ठीक है, इसके अलावा आपके कंटिमिनेटेड फूड का यूज़ किया है, स्पॉइल्ड फूड का यूज़ किया है, तो आपके एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन। इसके जो स्पोर होते हैं वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो अमीबॉइड, जो भी अमीबा वगैरह होते हैं, प्रोटोजोआ के जो मेंबर होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर में या उनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जब एडवर्स कंडीशन होता है तो अपने चारों ओर एक कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये डबल लेयर की होती है, जिसको क्या बोलते हैं? सिस्ट। क्या बोलते हैं आपका? सिस्ट। और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, तो जैसे ही एडवर्स कंडीशन होती है ये कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो अमीबाइसिस है तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के स्पोर्स मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलेंगे? आपके अमीबा के स्पोर्स मिलेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? सिस्ट। और ये कहाँ मिलेंगे? आपके वाटर में। तो जो इंडिया है वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस जैसे मैं जयपुर में रहती हूँ, तो जयपुर का 95% या 98% वाटर एंट अमीबा से पॉल्यूटेंट है, ठीक है। अब इसके स्पोर क्या करेंगे? वाटर के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, और जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वहाँ क्या करेंगे? आपके सर्वाइव करेंगे या वहाँ पे अपनी ग्रोथ करेंगे, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा। इसके अलावा आपके ल्यूज मोशन हो गए, और ल्यूज मोशन में क्या आएगा? आपके ब्लड भी आएगा, ठीक है। म्यूकस का सिक्रेट होगा और बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। और कई बार तो कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि आपके जो पेशेंट होता है उसको एडमिट भी करवाना पड़ता है। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन है। कौन सी डिजीज़ होती है? अमीबाइसिस। और ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डिजीज़ नहीं, अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेते हो तो ईजिली क्योर होती। बट अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो एंट अमीबा जो हिस्टोलाइटिका है इंटेस्टाइन से होता हुआ, आपके हार्ट से होता हुआ ब्रेन तक भी चला जाता है, तो आपके इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर भी होते हैं। तो आपको करना क्या है? बॉइल्ड वाटर का यूज़ करना है। इसके अलावा आपके कुक्ड फूड का यूज़ करना, वेजिटेबल वगैरह उनको अच्छे से वॉश करना। जितने भी आपके प्रोटोजोआ या हेलमिंथी से जो डिजीज़ होती है उनसे आपके प्रिकॉशंस ही मेन चीज़ है, ठीक है। तो ये था आपका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का जो आपका प्रिकॉशंस है वो अपन ने देखा। अगली डिजीज़ देखते हैं अपन एस्केरियासिस। अगली डिजीज़ देखेंगे अपन एस्केरियासिस, ठीक है। जो एस्केरियासिस होते हैं वो किससे होंगे? आपके एस्केरिस से। किससे होगी? आपके एस्केरिस से।
एस्केरिस जो निमेटोडा का एक एनिमल है, वर्म लाइक होता है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये फीमेल होती है उसका साइज़ बड़ा होता है और मोस्ट ऑफली आपके लैब में इसकी स्पॉटिंग भी रखी जाती है। और जो मेल होता है वो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट होता है और फीमेल से साइज़ में क्या होता है आपके छोटा होता है। ये स्पॉटिंग में आइडेंटिफिकेशन का तरीका भी होता है, ठीक है। और ये भी आपके कंटिन्यूटेड फूड और वाटर के थ्रू इंटेस्टाइन में चला जाता है। कई बार तो ये इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाते हैं कि जो इंटेस्टाइन का डायमीटर है, जैसे ये इंटेस्टाइन का डायमीटर है आपका, और इसको इतना ज़्यादा कवर कर लेते हैं कि इंटेस्टाइन का जो डायमीटर वो कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। और अगर आपने तुरंत सर्जरी नहीं करी जाती है तो इंटेस्टाइन क्या हो जाती है आपकी, फट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो एस्केरिस से कौन सी बीमारी होती है, एस्केरियासिस होती है। और इसका प्रिकॉशंस यही है कि जो कंटिन्यूटेड फूड और वाटर है उनका यूज़ नहीं करोगे। अब इसके लिखने का तरीका क्या होता है, ये जो डिजीज़ होती है अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो लिखने का तरीका होता है, जैसे एस्केरियासिस से पहले इसका एजेंट का नाम लिखो, एजेंट कौन है, ठीक है। फिर सिम्टम्स लिखो, सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है। अगर कोई टेस्ट है तो आप टेस्ट लिखो, हर किसी का टेस्ट नहीं होता, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन लिखोगे, ठीक है। बचाव क्या होते हैं, ये तरीका होता है इनको लिखने का। तो एस्केरिस से एस्केरियासिस डिजीज़ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्टेड करती है, सीवियर पेन होगा, लूज ऑफ एपिटी हो जाएगी, ये सारे कॉमन पॉइंट है जो आप डाल सकते हो। अगली बीमारी देखते हैं अपन, एलिफेंटाइटिस। अगली बीमारी कौन सी देख सकते हैं अपन, एलिफेंटाइटिस। इसको फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, फाइलेरियासिस दूसरे नाम है इसको एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस। अब देखो जो फाइलेरियासिस होती है वो किससे होती है, एक एनिमल होता है नॉन कॉर्डेट वुचेरिया बैंक्रोफटाई। वुचेरिया बैंक्रोफटाई आपका एनिमल है, नॉन कॉर्डेट से, वर्म लाइक होता है, इसकी वजह से एलिफेंटाइटिस होती है या फाइलेरियासिस होती है। जो आपके लिम्फ होते हैं, जो लिम्फ नोड्स होंगे या जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसको ये इफेक्टेड करती है। मैं एक आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखना इस डायग्राम को। ये आपके एस्केरियासिस, ये देखिए आप, इसको बोलेंगे अपन एलिफेंटाइटिस या एस्केरियासिस, ये वाली डिजीज है। अब इसमें क्या होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो स्कोटम सेक होता है, टेस्टिस का जो स्कोटम सेक वाला पार्ट है और जो लिम्फ नोड है वहाँ पे ये एंटर कर जाता है, जिससे क्या हो जाती है आपकी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाएगी, जिससे पैर कैसा हो जाता है आपके एलिफेंट के जैसा हो जाता है। इसलिए इस डिजीज को क्या बोला जाता है, एलिफेंटाइटिस। किसकी वजह से होता है, वुचेरिया बैंक्रोफटाई। यह आपके लिम्फ नोड में चला जाता है। लिम्फेटिक अपनी बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता हुआ लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है, लिम्फ नोड के अंदर जाके आपके इफेक्टेड करता है। इससे आपके फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है और जिस भी पर्सन की ये बीमारी होती है उसको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो एक जगह बैठा रहता है। मैंने दिखाया ना, इसमें पैर एलिफेंट की तरह हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटाइटिस। इसके अलावा अगर इसका प्रिवेंशन देखें तो वही एक कंटिन्यूटेड फूड और वाटर का यूज़ नहीं करें, बॉइल्ड वाटर का यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छे से वॉश करें। जितनी भी आपके प्रोटोजोआ है, निमेटोडा है या बैक्टीरियल है, ये डिजीज़ आपके प्रिवेंशन ही आपका क्या, आपका प्रिवेंशन ही इलाज है इनका, तो आप इनसे तभी बच सकते हो। इसके अलावा जो आपके एलिफेंटाइटिस है ज़्यादातर कहाँ होता है, इंडिया में और बांग्लादेश में होता है, ठीक है। जहाँ पे सिंपल सी बात है, जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे वहीं पे ही होंगे। अगली डिजीज़ है जो फंगल होती है, रिंग वॉर्म। अगली डिजीज़ है आपके जो फंगस से होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म या फंगल डिजीज़, ठीक है। अब देखो फंगस इसका एजेंट है, तो फंगस से जितनी भी डिजीज़ होती है तो उसका मेन रीज़न है अगर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया। हाइजीन का मतलब है
पहले आपकी बॉडी की क्लीननेस, जितने भी आपके प्यूबिक रीजन होते हैं, प्यूबिक रीजन का मतलब होता है एक एज के बाद जो आपके बॉडी पे जो हेयर ग्रो होते हैं, जैसे यहाँ पे आपके बगल में हेयर ग्रो हो गए, जो आपके प्यूबिक रीजन जहाँ जहाँ वहाँ पे हेयर की ग्रोथ हो गई, अगर आपने उसको प्रॉपर क्लीन नहीं किया, वॉश नहीं किया है, अंडरगारमेंट्स गीले हैं या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंडरगारमेंट्स आपने यूज़ किए, साबुन यूज़ किया है, इसके अलावा उसका टॉवल यूज़ किया है, तो आपके रिंगवॉर्म होने के चांस है। रिंगवॉर्म का मतलब दाद, खाज खुजली जिसको बोलते हो, फंगल है। और फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कब होता है? जब आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते। हाइजीन पर पर्सनल भी होती है और पब्लिक भी होती है। अगर घर की आप सफाई वगैरह नहीं रखोगे, खुद की सफाई नहीं रखोगे, तो आपके इसके होने के चांसेस है। ठीक है, ये होता है ट्राइकोफाइटोन से, फंगस का एक नाम है, ट्राइकोफाइटोन से होता है, फंगल डिजीज़ है। ठीक है, फंगस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सपोज ये आपका एक फंगल हाइफी है, एक थ्रेड को हाइफी बोलते हैं, अगर ये बच गया आपका, ठीक है, इतना सा भी टुकड़ा बच गया, तो ये ग्रो करके पूरा हाइफी बना लेगा, मतलब माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेगा। तो फंगल डिजीज से बचना एक प्रिवेंशन ही इसका क्या आपका इलाज है। इसके अलावा जो फंगल डिजीज होती है उसके लिए इन्वायरमेंट सूटेबल होना चाहिए। तो जो आपके रेनी सीजन होता है, बारिश का टाइम होता है, उसमें इसको मॉइस्चर मिलती है, इन्वायरमेंट में सूटेबल इन्वायरमेंट होता है, प्रॉपर एयर होती है, तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये होता है आपका रिंगवॉर्म। किससे होगा? फंगस से होगा। कौन सी फंगस है? ट्राइकोफाइटोन। और भी आप सिंपल अगर फंगस भी लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा। एक स्पीसीज और है माइक्रोस्पोरियम, इसकी वजह से भी क्या होता है आपका फंगल डिजीज़ होती है। तो ये थे आपके नॉर्मल बैक्टीरिया से, वायरस से, इसके अलावा प्रोटोजोआ से और हेलमिंथेस से होने वाली डिजीज़। ठीक है, अब देखो आपके कुछ और कॉमन डिजीज, जैसे डिफ्थीरिया है। डिफ्थीरिया किससे होता है? आपके कोरोनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ डीपीटी का वैक्सीन लगता है। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनिस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी काली खांसी, टिटनिस आप लोग जानते हो। तो ट्राईवैलेंट वैक्सीन लगता है, तीन डिजीज का वैक्सीन लगता है। तो डिप्थीरिया में वैक्सीन होता है, तो डिप्थीरिया होने के चांसेस नहीं होते। इसके अलावा जैसे बेबी की बर्थ होती है, बच्चे की बर्थ होती है, तो उसके बीसीजी का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो किससे बचाता है उसको? टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से। तो बीसीजी का इंजेक्शन किससे बचाएगा? ये वैक्सीन है, ये सारे, ये क्या वैक्सीन है। तो बीसीजी किससे बचाएगा उसको? आपका टीबी से बचाएगा, ट्यूबरक्लोसिस। अभी थोड़े दिनों में ही, कल या परसों की न्यूज़ है कि जो टीबी होती है, तो 15+ वाले जो 15 से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनमें टीबी के चांसेस खूब सारे इंडिया के अंदर। तो एक टेस्ट किया जाता है जिसको रैपिड टेस्ट बोलते हैं, तो आपके 1 घंटे में पता चल जाता है कि आपके टीबी है या नहीं। क्योंकि होता क्या है, किसी के भी अगर 2 वीक से ज़्यादा खांसी है, कंटिन्यू कफ वाली खांसी है, तो मतलब उसके टीबी हो सकती है। ज़रूरी नहीं हर केसेस में टीबी हो। तो 2 वीक से ज़्यादा खांसी है, खांसी कई टाइप की होती है, कफ भी कई टाइप का होता है। अगर येलो कफ आ रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और जो टीबी होती है वो बैक्टीरिया से होती है। अगर वाइट कलर का कफ आ रहा है तो वो कैसा आपका वायरल इन्फेक्शन है। तो टीबी का रैपिड टेस्ट चालू किया है गवर्नमेंट ने, 1 घंटे में आपके टीबी का पता चल जाता है। टीबी पे अपनी पहले भी बात हो चुकी है। तो ये कुछ वैक्सीन थे। इसके अलावा आपके अदर वैक्सीन कौन कौन से होते हैं? जैसे इन्फ्लुएंजा है, राइनो वायरस है। तो जो वायरल डिजीज़ होती है उनमें तो आपके वैक्सीन काम करता ही नहीं, क्योंकि वायरस तो मोस्टली कैसा होता है आपका, उस पर बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक काम नहीं होती। अब अपन ने जो इतना टॉपिक पढ़ा है उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो, पहला तो बन सकता है व्हाट इज़ हेल्थ, ठीक है, व्हाट इज़ डिजीज़। फिर अगला क्वेश्चन है कि राइट नेम ऑफ पैथोजन दैट कॉज निमोनिया। उस पैथोजन का नाम लिखना है जिससे आपके क्या होता है, आपका निमोनिया होता है। तो क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनिया कोज बाई पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इट इज़ ए बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया है? कोकस बैक्टीरिया है। अगला है
टाइफाइड किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से हो जाएगा। अगला है अमीबाइसिस किससे होता है? अभी अपन ने देखा था एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से हो जाएगा। अगला है राइट द नेम ऑफ पैथोजन दैट कॉज फॉलोइंग डिजीज। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। एलिफेंटाइटिस वुचेरिया बैंक्रोफाइटाई से। और कॉमन कोल्ड किससे होती है? आपकी राइनोवायरस से। अगला क्वेश्चन है नेम द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्लाज्मोडियम है उसकी इन्फेक्टेड स्टेज का क्या नाम है? तो उसकी इन्फेक्टेड स्टेज होती है स्पोरोजोइट या स्पोरोजोआ बोल सकते हो आप। स्पोरोजोइड ज़्यादा सूटेबल वर्ड रहेगा। नेम डिजीज स्प्रेड बाय वाटर। वाटर से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? टाइफाइड हो सकता है, और क्या हो सकता है आपके टाइफाइड हो सकता है, और वाटर से बोल रहा है ना, अमीबाइसिस हो सकता है, जॉइंडिस जिसको पीलिया बोलते हैं वो हो सकते हैं। और एयर से कौन कौन सी हो सकती है? निमोनिया है आपके, कॉमन कोल्ड है, टीबी है, ये सब एयर से होती है। अब अपन अगला टॉपिक चालू करेंगे इम्यूनिटी। अगला टॉपिक चालू करेंगे इम्यूनिटी। इसको ध्यान से पढ़ लेना। ये अब तक था वो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट थे और ये कोई टफ पॉइंट भी नहीं होते। तो अगला देखेंगे अपन इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, यहाँ पे एक वर्ड आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मीनिंग होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, या डिजीज से जो फाइट करने की खुद की जो कैपेसिटी होती है वो किस में इंक्लूड होगी? इम्यूनिटी में। सेल्फ इम्यूनिटी भी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। और साइंस की वो ब्रांच जो इम्यूनो सिस्टम से डील करती है उसको क्या बोलेंगे अपन? इम्यूनिटी। साइंस की वो ब्रांच जो डिफेंस सिस्टम से, इम्यूनिटी से डील करती है उसको क्या बोलेंगे? इम्यूनोलॉजी। तो देखो जो इम्यूनोलॉजी है उसके फादर कौन है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है आपका इमिल वॉन बिहेरिंग। ये फादर ऑफ कौन है आपका? इम्यूनोलॉजी। ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी कैसी होती है? सेल्फ भी हो सकती है और आपकी एक्वायर्ड भी हो सकती है। सेल्फ कैसे होगी? आपकी बर्थ से होगी। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि इम्यूनो सिस्टम क्या? व्हाट इज इम्यूनो सिस्टम? इम्यूनो सिस्टम तो अब अपन इसको डिटेल से देखेंगे। जो इम्यूनो सिस्टम होता है उसमें किस किस को इंक्लूड करेंगे? तो इम्यूनो सिस्टम में अपन इंक्लूड करेंगे इट इंक्लूड लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन्स फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया आपका टिश्यू, मतलब इसमें कौन से टिश्यू आएंगे? अगला हो गया सेल्स, कौन कौन सी सेल्स आएगी इम्यूनो सिस्टम में? ठीक है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़, इसके अलावा कौन आ जाएगा आपके? एंटीबॉडी। तो जो इम्यूनो सिस्टम है उसमें लिम्फोइड ऑर्गन को इंक्लूड करेंगे, टिश्यू को इंक्लूड करेंगे, सेल्स को इंक्लूड करेंगे और एंटीबॉडी को इंक्लूड करेंगे। अब अपन फर्स्ट ही देखते हैं कि जो इम्यूनो सिस्टम है उसमें लिम्फोइड ऑर्गन क्या है। अब यहाँ से डिटेल से क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन्स, अब लिम्फोइड ऑर्गन भी दो टाइप के होंगे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होंगे, लिम्फोइड सिस्टम क्या होता है पहले समझो। जैसे अपनी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वैसे ही लिम्फोइड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है।
तो देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, इससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। और ये आप लोगों ने बचपन में देखा भी होगा, आप लोगों ने ये बचपन में देखा होगा। ये देखिए, ये डायग्राम देखिए आपका, ये डायग्राम किससे रिलेटेड है आपका, ये वाला डायग्राम लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड। ये देखिए आपके, ये लिम्फोइड, ये थाइमस ग्लैंड है, ये जो आपके ब्रांच दिख रही है ये सारे लिम्फ नोड्स वगैरह, लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह है। तो ये सिस्टम अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। तो जो लिम्फोइड सिस्टम है उसमें अपन देख रहे हैं प्राइमरी लिम्फोइड सिस्टम। कौन सा देख रहे हैं अपन, प्राइमरी लिम्फोइड सिस्टम। तो प्राइमरी लिम्फोइड सिस्टम में वो होगा जहाँ पे लिम्फ सेल, देखो जैसे अपन बात करते हैं बॉडी की फंडामेंटल यूनिट क्या आपकी सेल, ठीक है। अगर मैं लीवर की बात करूं तो लीवर की जो सेल होगी उसको बोलेंगे हेपेटोसाइट्स, ठीक है। वैसे जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी जो सेल होगी उसको क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जहाँ पे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है उस पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। जहाँ पे लिम्फेटिक साइट या लिम्फोसाइट या लिम्फेटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन। जो प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन है उसमें किस किस को इंक्लूड करेंगे, बोन मेरो, किसको इंक्लूड करेंगे, बोन मेरो को, थाइमस को। एक तो बोन मेरो को इंक्लूड करेंगे और दूसरा थाइमस को। अब देखो बोन मेरो कहाँ प्रेजेंट होता है, अपनी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स है, बोन मेरो कहाँ होता है, बोन के अंदर एक कैविटी होती है वहाँ पे बोन मेरो होता है। जितनी भी लॉन्ग बोन्स है, इसका मतलब ये नहीं है अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन है सब में बोन मेरो होगा। जो लॉन्ग बोन्स है, जो भी लॉन्ग बोन है उनमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका बोन मेरो होगा। और बोन मेरो में कौन कौन बनता है, आरबीसी। बोन मेरो में किसका फॉर्मेशन होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, इन सब का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आपके बोन मेरो में। एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो ब्लड कैंसर होता है उसका कंप्लीटली ट्रीटमेंट पॉसिबल है, कंप्लीटली इलाज पॉसिबल है, और वो किससे हैं, आपके बोन मेरो ट्रांसप्लांट। मतलब जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है उस इन्फेक्टेड बोन मेरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, हेल्दी बोन मेरो से। और अब क्या होगा, नॉर्मल ब्लड का फॉर्मेशन होगा और वो पर्सन क्या हो सकता है, ब्लड कैंसर से कंप्लीटली क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होंगे जहाँ पे लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, और इसमें किसको इंक्लूड करते हैं, बोन मेरो और थाइमस। थाइमस एक ग्लैंड होती है, जो आपकी ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक बोन होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, और वहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है, आपकी थाइमस ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, आपकी थाइमस। अब जो बोन मेरो है वहाँ पे मैंने बताया क्या क्या बनेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और जो थाइमस वाला पार्ट है वहाँ पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या होगी, आपकी मैच्योर होगी। क्या होगी, आपकी मैच्योर होगी। तो ये थे आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब देखो यहाँ पे एक बनता है अच्छा सा क्वेश्चन, जो थाइमस ग्लैंड है, जो थाइमस ग्लैंड है अगर वो किसी पर्सन में वेल डेवलप्ड नहीं है तो उसका जो इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी पार्ट होगा, जो डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड जो भी पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका कम डेवलप होगा। मतलब वो बार बार क्या होगा, आपका बीमार होगा, ठीक है। फिर अपन चलते हैं सेकेंडरी लिम्फोसाइट। कौन सा पार्ट देखेंगे अपन, ये प्राइमरी हो गया। फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन देखेंगे। कौन सा देखेंगे अपन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इसमें किस किस को इंक्लूड करेंगे, स्प्लीन को, स्प्लीन, और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, लिम्फ नोड। देखो बॉडी में स्प्लीन होता है तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है
तब जो स्प्लीन होता है वहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। जो स्प्लीन होता है वहाँ किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आरबीसी का। और जैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, बेबी की बर्थ हो जाती है, तो जो आरबीसी उसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, आपका बोन मेरो के अंदर। ठीक है। अब जो स्प्लीन है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में प्लीहा और लोकल लैंग्वेज में कई बार तिल्ली भी बोलते हैं उसको। ठीक है। तो जो स्प्लीन होती है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान। जैसे आरबीसी की डेथ हो जाती है 120 डेज के बाद, तो जो डेड आरबीसी है उसका डाइजेशन कहाँ होता है, आपका स्प्लीन में होता है। तो स्प्लीन कौन सा ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में अपन ने दो को इंक्लूड किया है, स्प्लीन और लिम्फोइड ऑर्गन। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो स्प्लीन है वहाँ पे किसका डेवलपमेंट होगा, आपका फॉर्मेशन होगा आरबीसी का। और जो आपके आफ्टर बर्थ है, तो जो आपका स्प्लीन है वहाँ पे क्या होगा, आपका जो डेड आरबीसी है उसका डाइजेशन होगा, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी बोला जाता है। अब देखो जो लिम्फोइड नोड है, अब इसको समझना। जैसे अब आपके टॉन्सिल होते हैं, आप टॉन्सिल की एक पूरी रिंग प्रेजेंट होती है, यहाँ पे टॉन्सिल है। ठीक है। कई बार जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, 3 टाइप की सिलेवरी ग्लैंड होती है, मैंडिबल, सब मैंडिबल, सॉरी पैरोटिड, ठीक है सब पैरोटिड, और एक यहाँ पे होती है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जो एक टॉन्सिल से अटैच होती है, टॉन्सिल का थोड़ा बहुत पार्ट होता है, और उससे क्या हो जाता है, आपके मम्प्स हो जाता है, यहाँ स्विलिन आ जाती है, जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं कन्फेड हो गई। ठीक है, स्विलिन आ जाती है। तो मम्प्स क्या है आपके, MMR का उसके वैक्सीन लगाया जाता है, तो उसके मम्प्स नहीं होता। तो जो आपका लिम्फोइड नोड है, लिम्फोइड नोड का मतलब ये है, जैसे आपकी ये लिम्फेटिक जो वेसल्स है वो इकट्ठी हो जाती है एक जगह आके, और वो क्या फॉर्मेशन करेगी, आपके लिम्फोइड नोड का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है। और इनमें क्या हो, इसमें टॉन्सिल वगैरह इसमें आ जाएंगे, सलेवरी ग्लैंड आ जाएगी। इसके अलावा कई बार अपने यहाँ खिंचाव हो जाता है क्योंकि यहाँ लिम्फोइड नोड है। इसके अलावा जो हिप्स के जस्ट नीचे वाला रीजन है वहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन है, तो इनमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये था आपका इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में बोन मेरो आता है, बोन मेरो में इनका फॉर्मेशन होगा। थाइमस में क्या होगा, बी और टी लिम्फोसाइड है, उनका मैच्योरेशन होगा। और सेकेंडरी में स्प्लीन और लिम्फोइड नोड आता है। स्प्लीन में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तो आरबीसी का डेवलपमेंट होता है, और बर्थ के बाद में इसमें ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। लिम्फोइड ऑर्गन में आपके टॉन्सिल वगैरह ये सारे इंक्लूड आते हैं। ठीक है। अब देखो अपनी बॉडी में इम्यूनो रेस्पॉन्स कैसे होता है। ठीक है। तो अगला टॉपिक देखेंगे अपन, इम्यूनो रेस्पॉन्स। बिल्कुल ईजी सा अच्छा सा टॉपिक है, आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा। इम्यूनो रेस्पॉन्स का मतलब ये है कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन गया, पैथोजन का मतलब फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन का मतलब जो आपकी बॉडी के लिए नया है, अलग है। तो जैसे ही पैथोजन गया तो अपनी बॉडी का जो इम्यूनो सिस्टम है वो फाइट करता है। WBC को बोलते हैं बॉर्डर लाइन। ठीक है, सोल्जर ऑफ बॉडी। ठीक है। तो जैसे ही आपके कोई भी पैथोजन गया, फॉरेन पार्टिकल गया, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एंटीजन। फॉरेन पार्टिकल को क्या बोलेंगे, एंटीजन। वो फाइट करता है, कैसे करता है, क्या क्या रेस्पॉन्स होंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।